मैम मैम आपका माइक म्यूट हो गया। अब ठीक है? जी मैम जी सही मैम। है। अच्छा चलें शुरू करें सुनीता। हाँ मैम, पेशेंट 35-year-old, para 1+1, and she have history of miscarriage 6 month में. Now complain of cough since 6 month and shortness of breath since cough and shortness of breath since 1 month. First of all, I will introduce myself that I am Dr. Sunita. I will take some information. आपका ये था एक स्टिमुलेटेड पेशेंट था आपके पास जी बैठा मैम, हुआ? स्टिमुलेटेड था। तो ठीक अब है। तो इसको मैंने स्ट्रक्चर वाइवा फिर बता दिया कि हिस्ट्री में क्या क्या उस पेशेंट से डिटेल ठीक है लूंगी। ठीक है। मैम बेसिकली ये पेशेंट ऐसे जैसे कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेंट के साथ आई थी। तो सबको डायग्नोज करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारे पास क्यों आई है ये पेशेंट। ठीक है। I will inquire about the patient, duration and severity of the cough. It is associated with sputum or not, or any blood present in the cough or not. And then I will ask about the patient, her shortness of breath, its duration and its severity, and it when occur, it lying sitting or lying down or in walking. And this cough and shortness of breath is associated with fever or not, or any symptom of chest pain, palpitation, and fatigueness. Then I will inquire about the patient, why she came in the gynae OPD, any associated with pervaginal bleeding, lower abdomen pain. If patient have complaint of pervaginal bleeding, then I will inquire about the duration, episode, and amount of bleeding, any passage of clots or vesicles, and how many pads she is using, and any history of नहीं, what. लेकिन आप देखो इसमें आपके पास जब ये केस था तो इसमें आपके ज़हन में मोलर कैसे आया? सबसे मैं पहले वो तो बायोडेटा ली थी तो उसमें जैसे ये लिया कि उसकी डीएनसी हुई है 6 मंथ बैक, और उसके बाद अब इसे ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है। ब्लीडिंग फॉर हाउ मेनी डेज? क्योंकि उसकी आपको थोड़ी सी डिटेल बतानी पड़ेगी, वो आपके इनिशियल सिनेरियो में नहीं है। नहीं थी मैम, बाद ठीक में है। जैसे ली उसने कहा उसके बाद मुझे स्पॉटिंग हो रही है। यानी ठीक है। सिंस द टाइम ऑफ जी एवेक्यूएशन शी वाज हैविंग इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, ऐसा ही था क्या? जी जी जी, ऐसे ही तो था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इरेगुलर, क्योंकि इसमें जो आपका जो लीडिंग सिम्टम होगा वो इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर एबॉर्शन। ठीक है, ओके, बल्कि आफ्टर डीएनसी। आफ्टर डीएनसी। ठीक है, तो उसमें उसमें आपका जो था बाकी जो स्पेसिफिक इंटरोगेशन थी वो क्या थी? मैम जैसे पहले तो हमें यही लग रहा था कि कफ और उसकी शॉर्टनेस की, ट्यूबरकुलोसिस की सारी वो हिस्ट्री ली हमने पेशेंट से कि कोई टीबी या ठीक है, कोई ऐसी सिम्टम तो नहीं थी। फिर जैसे यानी बायोडेटा। कफ का डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने पूरा डिटेल में देखा? जी जी, वो लिया, और फिर जैसे दोबारा हम गायनी हिस्ट्री पे आए, दोबारा मेंसेस का पूछा तो उसने कहा कि डॉक्टर मेंसेस तो मुझे चल ही रहे हैं जब से डीएनसी हुई है मुझे। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद स्पॉटिंग हो रही है मुझे। तो उस ठीक है। पे मतलब सिनेरियो क्लिक करके फिर हमने गायनी, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री और मेडिकल पास सर्जिकल हिस्ट्री वो पूरी ली इस पेशेंट की। ओके, तो तो उसमें ये बेसिकली जो एसोसिएशन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की आफ्टर हैविंग इरेगुलर या कॉन्टिन्यूअस वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर जी एवेक्यूएशन, वो जी एक जी बड़ा क्लियर कट इंडिकेटर बन जाता है। लेकिन जी उससे रिलेटेड जो मोलर का आपके जहन में आया, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चनिंग आपने क्या की? मैम, बाकी तो हम जैसे करते हैं वेट लॉस वगैरह, उस वक्त तो आपको नहीं हमने तो नहीं, सिनेरियो देखो बनाया, उसमें इसमें जितनी इसमें डिटेल इसकी हम, क्योंकि इसमें डायग्नोस ही आखिर 5 में चले गए थे, फिर हिस्ट्री के बाद बना था कि ये डायग्नोस है क्या एक्चुअली उसमें, क्योंकि ठीक है, जी मैम। चलिए ठीक है। इसको वो तो जो एग्जाम में आपने जो किया सो किया, लेकिन अब इसको एज अ स्टैंडर्ड केस हम इसको लेके चलते हैं, इसी केस को, कि इसमें जब आपको पेशेंट ने बताया कि ये उसके लास्ट एबॉर्शन थी
6 महीने पहले डीएनसी हुई, क्या उस एबॉर्शन से रिलेटेड आपने कुछ और चीजें पूछी उससे? जी मैम, ये पूछा कि उसमें कोई मतलब आपका अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें बच्चे की धड़कन आई थी या नहीं, कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट थी, और है ना कैसे उसकी एवोक्यूशन हुई थी, कोई हिस्टोपैथोलॉजी गई या नहीं गई। तो उसने कहा, डॉक्टर ने बोला इसकी हिस्टोपैथोलॉजी भेजो, लेकिन हमने नहीं करवाई थी उसकी। अच्छा, ओके। और जी उसके अलावा कितने, हाउ मेनी वीक्स ऑफ जेस्टेशन शी वाज एट द टाइम ऑफ इवैक्यूएशन? मैम, वो कह रही इनिशियल मतलब 7 वीक्स इस तरह से ही ब्लीडिंग, 7 वीक्स ही थे अभी तक, इतनी ज्यादा नहीं, बस हैवी ब्लीडिंग हुई थी। फिर मेरी इमरजेंसी में सक्शन वो हुई थी, डीएनसी हुई थी पेशेंट की, मीन्स अबॉर्शन वो ले रही थी उसको, मिसकैरेज। ठीक है। जी एक्चुअली जब ऐसा पेशेंट रखा जाता है, आप लोगों को तो जाहिर है आप डिफरेंशियल उसमें चले गए ना, जो कफ का था, जो बेसिकली एक मेडिकल जी प्रॉब्लम है। जी लेकिन जो घायनी में एक केस रखा हुआ है, जरा मेडिसिन का केस तो नहीं रखा जा सकता, बहुत जी जी क्लियरली अंडरस्टूड ये चीज होनी चाहिए। तो अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की चीज हो रही है in a patient who is 6 months back had an evacuation for a 7 weeks pregnancy, missed abortion या whatever it was, missed abortion ही बनता है इसका केस, तो उसमें जो है वो आपका फौरन क्लिक कर जाना चाहिए कि ये प्योरली कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। जाहिर है हम कफ के उसमें तो नहीं जाएंगे कि उसमें उसका डिफरेंशियल क्या है और उसको, तो दैट मेडिकल प्रॉब्लम हैज टू बी रिलेटेड विद सम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और वो कौन सा है जो कफ का प्रॉब्लम या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो क्या प्रॉब्लम है जो कि डायरेक्टली ऑब्स्टेट्रिक रिलेटेड इशू होता है। तो मैम, वो सिर्फ एक्चुअली वो कह रही थी कि मैं फिजिशियन के पास गई थी, उसने मेरे ना कुछ टेस्ट करवाए थे, तो उसमें मतलब उसने खुद नहीं बताया कि कुछ टेस्ट करवाए थे, फिर उसने कहा आप गायनी की डॉक्टर के पास जाए। ओके, इवन देन इट क्लिक्ड। और ना भी फर्ज किया उसने किसी फिजिशियन को ना भी दिखाया होता, तो जी भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का होना एक ऐसे पेशेंट में जो हमारे गायनी के एग्जाम में आया और उसको लास्ट अबॉर्शन जो है वो फौरन आपका कनेक्शन वहीं पे डेवलप होना चाहिए। सारी चीजें छोड़ के अब सबसे पहले उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लें। ऑब्स्टेट्रिक या ये कि 6 महीने पहले ये जो सारा था, ज़ाहिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में तो आप प्रेजेंटिंग सिम्टम को ही देखेंगे, बट इट हैज टू बी कनेक्टेड विद द प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक इवेंट। जी तो इसमें थोड़ा सा आपका जो स्टाइल जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का है वो फर्क हो जाएगा, एंड देन यू कैन कम बैक टू द प्रेजेंटिंग इलनेस। तो इसलिए इसमें ये थोड़ा सा एक क्लियर जाहिर है, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग दैट इवेंट इज एन अर्ली कॉम्प्लिकेशन, वो फौरन जो है वो कोरियो की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इतने अरसे के बाद हुई तो वो चीज उसकी लेट प्रेजेंटेशन में आती है। जी ठीक है, उसके लेट फिर आपका जो पूरा प्रोटोकॉल उसमें या जारी सारी जो क्वेश्चनिंग है या इन्वेस्टिगेशन है, जो एग्जामिनेशन है, वो सारा फिर उसी पैटर्न पे चलेगा। तो इसलिए जो है वो इसको आपने उस तरीके से कनेक्ट करना होता है कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो तो उसकी क्या गायनेकोलॉजिकल रेलिवेंस क्या है, वो आपने देखनी होती है सबसे पहले। जी सो लेट्स टेक इट एज अ टेस्ट केस कि इसमें जो है ये आपके पास सिनेरियो आ गया। अब आप इसको मतलब एग्जाम से हटके, तो अब आप इसके में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में आपने उसके सारा ये प्रीवियस अबॉर्शन का जो है वो पूरी डिटेल पूछी, हिस्टोपैथोलॉजी का पूछा, पैटर्न ऑफ ब्लीडिंग देयर आफ्टर पूछा, और जो सिम्टम्स होते हैं वो भी आपने पूछे। यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ persistent trophoblastic disease, rather more of the choriocarcinoma with its lung metastasis। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फिर बाकी जो मेटास्टेसिस हैं या बाकी उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है कोरियो की, फिर आप वो भी सारी पूछोगे उसकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में, और उसका जो वर्कअप हुआ या जो उसने फिजिशियन को दिखाया वो भी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में ही आएगा। फिर विजाइनल ब्लीडिंग का तो सारी आपने डिटेल ऑलरेडी इसमें पूछ ली होगी। फिर प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये पैरा 1+1 है। लास्ट जो पेरिटी है वो कब थी, टर्म प्रेगनेंसी थी, क्या था उसका इंटरवल, और अब की अबॉर्शन में इंटरवल कितना था, ये भी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिस्क स्कोरिंग इज नीडेड। तो रिस्क स्कोरिंग जो है वो बहुत सारी चीजों पे बेस करती है। ठीक है, तो इसको इस तरह से ट्राई करें। जी सुनीता।
मैम फिर इसकी जैसे हमने पेशेंट सिमुलेटेड फिर आ गई थी जब मैं टर्न थी मेरी फ्रेंड की, तो उसमें फिर इसने बस इतना ही बताया कि मेरी डीएनसी हुई है और ये इस तरह से हुआ है। फिर एग्जामिनर ने जो एग्जामिनेशन पे हमने जो पेशेंट इसकी हिस्ट्री, तो फिर बाकी मेडिकल सर्जरी का पर्सनल ट्रांसफ्यूजन हम सारी लेंगे जैसे हम पेशेंट से अब लेते हैं, क्योंकि अब तो हमें इस सिनेरियो को सॉल्व करना है इस वजह से। और then I will ask from the examiner her vitals, her BP, pulse, temperature, respiratory rate, and also the body mass index, her general physical examination, especially she is pale or not, and how she is dyspneic on examination or not, and thyroid is enlarged, and any pedal edema present or not, and any lymph node palpable. And I will inquire about her breast examination, and also inquire chest auscultation, any positive capitation or any added sound present or not on chest examination. Then I will inquire about the abdominal examination, her inspection, any prominent vein pulsation or scar are present, and her superficial and deep palpation, any tenderness, and what is the uterine size on palpation abdominally, and any visceromegaly present, especially the liver or spleen. Then I will inquire her local perineal examination, her about hair distribution and vulva, and any blood stain present on the vulva, and a sterile speculum examination, her and then I will inquire about the bimanual examination, her uterine size and position, and also the any tenderness present and any adenosine tenderness present. तो मैम उसकी जो डॉक्टर ने दी थी फाइंडिंग के ब्लीडिंग इज प्रेजेंट एंड ओस इज ओपन एंड प्रोडक्ट्स आर फील्ड, ऐसे दिया था उन्होंने। ओके, ठीक है, देन आई विल इंक्वायर अबाउट द अब अगर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे जब एग्जामिनर ने आपको बताया कि क्योंकि वो देखो पहले 7 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, वो इवैक्यूएशन हो गई, उसके बाद उसकी रेगुलर ब्लीडिंग चलती रही, और उसमें अब जो एग्जामिनर ने आपको फाइंडिंग बताई वो ये कि ओस इज ओपन एंड यू कैन फील प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, कैन इट बी अ न्यू प्रेगनेंसी? कैन बी, कैन बी, ठीक है, क्योंकि देखो अब इसमें जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है वो उसने की या ना की, और उसमें ये थोड़ा सा इस वजह से भी कि जाहिर है ये एक मोलर टिश्यू परसिस्ट कर सकता है, रीग्रो कर सकता है, उसमें सारी चीजें वो मैस बन जाता है उसमें भी दोबारा से, और ये एक नई प्रेगनेंसी भी तो हो सकती है विच कैन बी मोलर, और जिसके ये सेकेंडरी मेटास्टेसिस हो गए, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसमें, ठीक है। सो हाउ यू विल प्रोसीड फर्दर? अब एग्जामिनर ने आपको यूट्राइन साइज क्या बताया? मैम अबाउट 10 वीक साइज, 10 to 12 वीक साइज। ठीक है, 10 to 12 वीक साइज ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर फेल्ट, और अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग? मैम जस्ट स्पॉटिंग लाइक टेंस टू द मैम, ज्यादा ब्लीडिंग। अब मैम आपका मजीद, अब इसके मजीद जो वर्कअप है वो क्या होगा? मैम एक आई तो विल इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एट दिस स्टेज एंड द एवेल्युएशन। Ma'am, I will inquire about the baseline investigation, including the complete blood count, complete hemoglobin, platelet, and total leukocyte count. Hemoglobin was the 8 gram per deciliter. Then I will inquire about red cell indices, MCV, MCH, MCSC, which was the all were lower side. Then I will inquire about the serum ferritin of the patient, and then I will inquire about the blood group of the patient with RS, and inquire urine detail इसका report। ब्लड ग्रुप क्या था? मैम वो याद नहीं है। चलो ओके, ओ पॉजिटिव कहते हैं हम इसको, कर देते, ठीक है। और Then I will inquire about the random blood sugar, hepatitis B, surface antigen, anti-HCV antibodies, and then I will inquire serum beta HCG of the patient, which was the 12,000. कितना था? 12,000. 12,000, ओके। Then I will inquire about the liver function test of the patient, and renal function of the patient, and the chest X-ray. And also I will inquire about the ultrasound, total transvaginal ultrasound of the patient. ओके, ठीक मैम है। तो उसमें जो चेस्ट एक्सरे पहले इन्होंने ट्रांसवेजनल दिखाया, उसमें एक मैस था यूट्रस पे बना हुआ था, पिक्चर थी उसकी,
और जो एक्सरे पे वो कैनन बॉन्ड अपीयरेंस दिया था इन्होंने। ठीक है। अब जो मैस इन यूट्रस था उसकी कोई अपीयरेंस या कुछ कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या मैम वो उसकी समझ रिपोर्ट में पे? नहीं आ रहा था, फिर जब चेस्ट एक्सरे दिया ना तो उस पे पता चला कि ये कैनन बॉल है, तो इट कुड बी द कोरियोकार्सिनोमा इस साइड पे फिर ठीक है, पिक्चर। ठीक है। अब मैम वो इसमें पॉलीपॉइडल ग्रोथ थी। मैं जी, भी थी एग्जाम में, पॉलीपॉइडल सी ग्रोथ थी। ओके, पॉलीपॉइडल ग्रोथ विद इन द यूट्रस। यस मैम। ठीक है। चले, अब इसको और आगे आप प्रोसीड कैसे करेंगी? एक तो इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और सेकेंडली इसमें इसकी जो है आगे मजीद फर्दर इसका प्लान ऑफ मैनेजमेंट। मैम हम इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम पहले ये कहेंगे तो जैसे आपने बोला, इट कैन बी न्यू प्रेगनेंसी, इट कैन बी मिस्ड अबॉर्शन, इट कैन बी द देखो, मिस्ड अबॉर्शन में कैनन बॉल को फिट करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। मतलब ये पिछली एबॉर्शन के नतीजे में भी कोलर में इसमें जो कोरियो में जो कन्वर्ट होने वाली चीज है वो हो सकती है। मतलब एक सिंपल मोलर जो है वो कन्वर्ट हो गई जीटीएम में, कोरियोकार्सिनोमा। वो हो सकता है। और द करंट प्रेगनेंसी, द न्यू ऑनसेट प्रेगनेंसी जो मोलर है, जिसमें मोलर टिश्यू है, ठीक है। अब सही। इसमें जो पॉलीपॉइडल ग्रोथ बता रही हैं ये अमूमन जो कोरियोकार्सिनोमा, अब देखो कैनन बॉल ओपेसिटीज आर वेरी पिक्यूलियर फॉर कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। और कोरियोकार्सिनोमा जो अमूमन इसकी कन्वर्शन होती है वो ज्यादातर होती है अलोंग विद कंप्लीट मोल, दो लेस कॉमनली विद द पार्शियल मोल एज वेल, लेकिन उसमें पॉलीपॉइडल ग्रोथ अमूमन उस तरह से नजर नहीं आती। However, sometimes the things can be mixed up, यानी जो एक ऑलरेडी पॉलिप हो उसके साथ कोएग्जिस्ट कर सकती है ये मोलर प्रेगनेंसी या कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा में बाद दफा जरूरी नहीं होता कि वो टिपिकल मोल जो हाइडेटिडिफॉर्म मोल की तरह से जो वेजिकल्स हैं वो नजर आए, क्योंकि इसमें उसकी जो अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस है वो फर्क होती है। जी। एक मिनट जरा मैं फोन सुन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी उसमें, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं आपको भेज देती हूँ। मैं जरा अभी क्लास ले रही हूँ, मैं फिर आपको भेज देती हूँ, ठीक है। ओके जनाब। अच्छा, तो इसमें न्यू ऑनसेट के साथ दूसरी चीज ये कि जो हम बात कर रहे थे कि जो सिंपल मोल है यूजुअली उसमें वेजिकल्स नजर आ जाते हैं हमें, ग्रेप लाइक शेप जो होती है। पेशेंट भी हमें हिस्ट्री पे बाद दफा बता देता है पैसेज ऑफ वेजिकल्स, लेकिन कोरियो में ऐसा नहीं होता। अक्सर औकात ऐसा नहीं होता कि उसमें हमें टिपिकल वेजिकल्स अल्ट्रासाउंड पे मिले, क्योंकि इसमें एक वेग सा मैस होता है which can appear as a polyp, या बाद दफा अगर कोई फाइब्रोइड भी है उसमें तो फाइब्रोइड की डीजेनरेशन गिव्स an appearance like the molar tissue, डीजेनरेटिंग फाइब्रोइड। ये डिफरेंशियल में आ जाएंगे अगर सिर्फ हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो। बट एज रिगार्ड टू हर हिस्ट्री एंड द प्रेजेंटेशन, उस पर अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करें तो इसमें कोरियो शुड बी नंबर 1, ठीक है। अब जो उसके अल्ट्रासाउंड के बेस पे उसका जो डिफरेंशियल बनता है वो डेफिनेटली वी हैव टू लिंक द एक्सरे फाइंडिंग्स अलोंग विद दैट मैस। अब उसमें जो कोरियोकार्सिनोमा, क्योंकि इसमें जो इन्वेजिव मोल है या उसमें लोकल प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू ट्यूमर्स जो हैं वो इस तरह की अपीयरेंस कैनन बॉल वाली नहीं देते, इट्स वेरी रेयर। तो उसमें जो है वो वेग मैस जो है वो हम उसको कोरियो में ही लेबल करेंगे, उसको पॉलीपॉइड डेफिनेटली कहना बड़ा मुश्किल चीज होगा अनलेस वी गो फॉर द बायोप्सी। तो इसमें कोरियो जो है वो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस नंबर 1 बनेगा। बाद दफा ऐसा भी होता है, अब इसमें कैनन बॉल ओपेसिटीज अगर ना होती तो देयर कुड बी मेनी अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग ऑफ द मैस इन द यूट्रस। तो उसमें पॉलिप, डीजेनरेटिंग फाइब्रोइड, कोरियोकार्सिनोमा, मोलर प्रेगनेंसी में तो टिपिकल अगर जो बिनाइन होते हैं वो तो उसमें टिपिकल वेजिकल्स नजर आ जाते हैं। तो ये सारे उसके डिफरेंशियल में आ सकते थे। बाज दफा जो मोलर टिश्यू है ये एन यूप्लॉइडिस में भी बन जाता है,
यानी कोरियोकार्सिनोमा से हटके एन यूप्लॉइडी प्रेगनेंसी जो है उसमें भी ये इस तरह की अपीयरेंस होती है। तो यहाँ तक हमने, अब जब हम एक पिक्चर, क्लिनिकल पिक्चर बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो किसी एक चीज में फिट हो जाए, किसी एक डायग्नोसिस पे फिट हो जाए। दो इट इज नॉट नेसेसरी, समटाइम्स टू पैथोलॉजीज कैन कोएग्जिस्ट। लेकिन ये बड़ी टिपिकल प्रेजेंटेशन है इसकी, कैनन बॉल और उसका मैस इन ट्यूमर, सो डिफरेंशियल विल बी कोरियोकार्सिनोमा नंबर 1, ठीक है, Yes, ma'am. या फिर कोई Ma'am. कोएक्सिस्टेंट एंडोमेट्रियल पॉलिप अलोंग विद द कोरियोकार्सिनोमा। लेकिन कोरियोकार्सिनोमा उसके डिफरेंशियल में हर हाल में जरूर आएगा। सिर्फ ये नहीं कि नंबर 1 डायग्नोसिस पे भी, लेकिन अगर पॉलिप या हम किसी और चीज को भी करेंगे उसके साथ भी हम कोरियो को जरूर ऐड करेंगे। कैनन बॉल ओपेसिटीज और किसी चीज में नहीं बन सकती, नॉट इन एनी अदर लंग पैथोलॉजी। ये बड़ी Ma'am, टिपिकल होती है फॉर कोरियो। मैम कोई इसमें भी मेरा दवा हम- क्वेश्चन है कि कीमोथेरापी स्टार्ट करने से पहले इसकी हम अभी तो इसमें हो बहुत सारी चीजें रहती हैं इनके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो यहाँ तक था, लेकिन अब इसके बाद और इनका वर्कअप क्या होगा, काउंसलिंग क्या होगी, प्लान ऑफ मैनेजमेंट क्या होगी, ये सब चीजें हैं जो अभी हमने डिस्कस करनी है। मैडम अगर डिफरेंशियल्स की बात करें तो कोरियोकार्सिनोमा के बाद आपने कहा कि जिस तरह से इन्वेसिव मोल या प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज में कैनन बॉल अपीयरेंस नहीं होती, तो हम उनको फिर डीडीज में नहीं रखेंगे? नहीं, उसमें वही बात है ना कि उनकी कन्वर्शन टुवर्ड्स ये कोरियोकार्सिनोमा इज वेरी रेयर। ऐसा नहीं है कि 100% नहीं होती, 100% तो पार्शियल मोल में भी नहीं होती, जो अमूमन ज्यादातर बिनाई नहीं होता। तो जो पार्शियल मोल है वो भी तो कोरियो में कन्वर्ट हो सकता है लेटर ऑन आफ्टर इवैक्यूएशन। तो इसलिए जो है ये कोरियो ही इसमें ज्यादा हम करेंगे। और ये जो मैस है ये कोरियो में, अब जो इंट्रा यूट्राइन मैस है वो कोरियो में बड़ा वेग सा मैस होगा, क्योंकि इसमें वो वेजिकल्स वाली अपीयरेंस अमूमन नहीं होती, जरूरी नहीं है कि उसमें हो, दो इट कैन कोएग्जिस्ट विद दैट, लेकिन उसमें अमूमन शीट्स एंड शीट्स ऑफ सेल्स होते हैं जो वेजिकल्स नहीं बना रहे होते। ये उस तरह से एक रादर सॉलिड से स्ट्रक्चर की सूरत में हमें नजर आते हैं। तो हमारा डायग्नोसिस तो जाहिर है अभी तो हमने सिर्फ इसको क्लिनिकल बेस्ड किया है, अभी हम फर्दर उसका हमने बीटा ईसीजी जो है वो 12,000 है, ठीक है। तो बाकी हमारा डिफरेंशियल अभी जो कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस है वो हमने कैसे करनी है ये हमें सुनीता बताएंगी। मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लो। हाँ जी। मैम ये केस जब मैंने अपनी कंसल्टेंट को प्रेजेंट किया था ना, मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग में इस तरह का एक ही केस देखा है, और वो फीमेल का मेनली यही था कि वो किसी कॉन्ट्रासेप्शन पे नहीं थी, उसका बीटा एसीजी फॉल नहीं करता रहा, उसको मल्टीपल टाइम मीथोट्रीक्सेट मिलते रहे, वो 500 तक की रेंज में रहा, और फिर अल्टीमेटली वो पेशेंट मेरी ही कॉल के ऊपर प्रेजेंट की कोलैप्स में, और फिर हमारे 2 ही डीडीज थे, और फिर जब हमने उसे ओपन किया तो सारी यूट्राइन इन्वेशन थी, अंदर ब्लीडिंग हो रही थी, और फिर कंसल्टेंट घर से आई और हिस्टेरेक्टमी प्रोसीड की। तो मैं उसके बाद जब मैं बेसिकली लेट डायग्नोसिस, देखो लेट डायग्नोसिस इसमें कोरियो का था आपके केस में, मैडम मैं क्योंकि यही बीटा पूछना चाह एसीजी रही फॉल ना करे तो वो भी कोरियो की वो इंडिकेशन बन जाती है कीमो की। जी मैडम। मैडम वो उसमें फिर वो जब नहीं शुरू हुई, नहीं फिर हमने उसे कीमोथेरेपी के लिए रेफर किया था नहीं, अनमोल लेकिन हॉस्पिटल। कितने अरसे बाद, मैडम हिस्टेरेक्टमी के बाद फिर हमने यानी कि इमीडिएटली कितने अरसे बाद हिस्टेरेक्टमी कितने अरसे बाद हुई? हिस्टेरेक्टमी ऑलमोस्ट उसका दरमियान का जो गैप था वो 11 मंथ्स का था। इट्स फर्स्ट मोर देन एनफ। देखो जब जी। 4 मंथ से ज्यादा का गैप आ जाता है उसकी जो एग्रेसिवनेस है ट्यूमर की हमेशा बढ़ती जाती है। ये एक पोर प्रोग्नोस्टिक पैरामीटर होता है कि जिसमें जो लेट डायग्नोसिस होता है, ठीक है ना। अगर आप रिस्क स्कोरिंग उस पे जाओ तो ठीक ये है। इसमें इंटरवल बिटवीन द बर्थ या अबॉर्शन व्हाटएवर और उसके डायग्नोसिस जी तक मैम। इंटरवल जितना ज्यादा होगा उसकी एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। And in that time period, in the 11 months ठीक time है। period, the beta ACG never touched to the normal limits. तो ये तो हमने डिसाइड कर लेना नेवर होता है नेवर 3 उसको हफ्ते के अंदर 500 अंदर। ये तो हम 3 हफ्ते के अंदर अंदर जी डिसाइड मैम। कर देते हैं कि लेवल बढ़ रहे हैं या स्टैटिक हैं या प्लेटो हैं। ये उस पे इंडिकेशन बन जाती है कीमोथेरेपी की, जिसपे फिर आप अपना जो टारगेटेड सक्सेस रेट है वो अचीव करते हो। सो दिस केस वाज वेरी क्लियर कि उसमें लेट डायग्नोसिस एंड द लेट कीमोथेरेपी 11 मंथ्स मैडम के वो बाद। हाँ जी।
वो उसके लेट डायग्नोसिस की एक रीजन ये थी कि वो पेशेंट एक ओपीडी एक कंसल्टेंट के साथ स्टक रहने के बजाय अपनी प्रॉब्लम की वजह से डिफरेंट डॉक्टर्स के पास मूव आउट कर रही थी। जैसा मैंने ही उससे केस लिया कि आपका जब पहले अबॉर्शन हुआ था तो आप अपनी फॉलो अप रिपोर्ट के साथ क्यों नहीं आई। उसने कहा पहले मैं कहीं बाहर गई थी किसी डॉक्टर के पास, फिर मैं फलानी डॉक्टर की ओपीडी में चली गई, फिर मैं यहाँ गई, फिर मुझे आराम नहीं आया, फिर मैं वहां चली गई और अल्टीमेटली वो हमारे पास आई। यही वो वजह है जब हम लोग अपनी रेजिडेंसी कर रहे थे या पहले वक्तों में या अभी भी कुछ एरियाज में इवन जो है ये प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी का रोल वहां पे आ जाता है। लेकिन प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी हम देते हैं उन केसेस में जिनमें रिस्क स्कोर प्राइमरी लेवल पे बहुत ज्यादा हो, यानी हमारे पास पेशेंट पहली दफा आया मोलर के साथ, लेकिन उसके कुछ रिस्क फैक्टर ज्यादा हैं, यानी जो बेसलाइन बीटा आईसीजी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बेसलाइन बीटा आईसीजी अगर बहुत ज्यादा हो, उसकी रिस्क स्कोरिंग में वो एक हाई रिस्क में फॉल करती है, या फर्ज किया उसके जो है वो बीटा आईसीजी लेवल बिटवीन 10 या 20 के दरमियान में भी हैं, तो भी उसमें प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी पहले वक्तों में इसलिए दी जाती थी, और अभी भी काफी सारी जगहों पे इसकी प्रैक्टिकलिटी है कि इसमें इसको ऐसे करें, वो इसलिए कि पेशेंट लॉस्ट फॉर फॉलोअप, पेशेंट जब लॉस्ट फॉर फॉलोअप होता है तो उसका अमूमन यही आउटकम होता है जो आपने बताया, और ऐसे पेशेंट्स में हम प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी देके मरीज को घर भेजते थे। और हमारी पॉपुलेशन में तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि यही करते हैं, क्योंकि हमने अगर बीटा आईसीजी का सारा वो हमने मॉनिटरिंग करनी है, जो एचसीजी सर्वेलेंस के साथ हमने पेशेंट को चलाना है, उसको बहुत सारे पेशेंट अडेयर नहीं करते। तो इसी वजह से उनमें अगर राइज होना शुरू हो जाए, या वो नॉर्मल को टच ना करे, या वो एक ही लेवल पे रहे, तो ये चीज डिटेक्ट नहीं होगी। सो इन दैट इवेंट कंप्लीट मोल था तो उसमें तो अप टू 20% भी कोरियो में जाने के चांसेस है, इनकम्प्लीट मोल है उसमें अप टू 5% कोरियो में जाने के चांसेस है। तो हु विल डिटेक्ट इफ द पेशेंट इज नॉट कंप्लाइंट टू योर इंस्ट्रक्शंस एंड नॉट कंप्लाइंट टू मॉनिटरिंग बाय ईसीजी। तो इसलिए उन केसेस में अभी भी रोल आ जाता है प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी का। ठीक है, तो मैम जो फीगो की जो गाइडलाइन है ना उसमें भी बोला है कि आप प्रोफाइलेक्टिकली आप दे सकते हो प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी का अगरचे इसमें जो है वो इसीलिए होता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहे नहीं भी इंडिकेशन बन रही तो भी आप मरीज को दे के भेजें। और ये तो चीज एप्लीकेबल बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में, खास तौर पे जहां पे मरीज सिर्फ एक ही दफा मुश्किल से आ पाता है, वो दोबारा आता भी नहीं है। सो शी विल बी लॉस्ट फॉर फॉलो अप। तो अगर हम इनिशियल स्टेजेस पे ही उसको एक दफा पूरी कंप्लीट एवैक्यूएशन करके अल्ट्रासाउंड के साथ उसको फिर रीअश्योर करके इंश्योर करके कि एवरीथिंग हैज बीन एवैक्यूएटेड कंप्लीटली, एक दफा बीटा आईसीजी बेसलाइन किया, उसके 48 आवर्स बाद एवैक्यूएशन के 48 आवर्स बाद दोबारा किया, आप उसको कीमोथेरेपी की एक डोज लगा के भेज दें। ठीक है, और अगर बीटा आईसीजी लेवल बहुत ज्यादा है तो फिर आप उसको कीमोथेरेपी का एक कोर्स दे के भेज दें, सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी। ठीक है, तो इसलिए उसका रोल है, अभी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए अब हम बैक टू द केस। तो मैम वो मेरा क्वेश्चन एक बीच में रह गया, सॉरी। वो कंसल्टेंट से जब मैं ये डिस्कस कर रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि मैम ये हमें ये किस तरह क्लिनिकली आइडिया हो पाता है, जिसमें अभी हमने इसकी स्ट्रक्चर की कि ये इन्वेसिव मोल है या कोरियोकार्सिनोम है। फॉर एग्जांपल अगर वो पेशेंट लॉस्ट फॉलो अप ना करती 11 मंथ के बजाय हमारे पास 4 मंथ पे आ जाती। मैडम ये इन्वेसिव मोल और कोरियो में बस मुझे जरा थोड़ा सा डिफरेंशिएट देखो, इन्वेसिव मोल का मतलब ये है कि इट इज लिमिटेड टू द यूट्रस ओनली। अब देखो, अगर फीगो की स्टेजिंग भी आप देखो तो कोरियो की 4 स्टेजेस हैं, जैसे बाकी सारी मेलिग्नेंसी हैं, ये भी दिस इज वन ऑफ द मेलिग्नेंसी। जो इन्वेजिव मोल है वो लोकली इन्वेजिव होता है, लोकल यानी वो सिर्फ मायोमीट्रियम के अंदर होता है, और उसमें बड़ी बाद दफा इंट्रैक्टेबल ब्लीडिंग होती है, पेशेंट की आप इवैक्यूएशन करते जाते हैं, वो उसका नहीं होता। लेकिन इसका जो और ये बाद दफा इतनी बहुत ज्यादा कीमोसेंसिटिव भी नहीं होते, ये जो लोकल जो प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स हैं ये भी नहीं होते, और ये कीमो रेजिस्टेंट भी होते हैं। तो लेकिन जो इन्वेजिव मोल है उसमें सेकेंडरी मेटास्टेसिस नहीं होते। और उसमें दूसरी चीज ये है कि जो हम करवाते हैं, जो हमारी सर्वेलेंस होती है, इसमें बीटा आईसीजी लेवल भी बहुत ज्यादा रेज नहीं होते। तो कोरियो की डिफरेंशिएशन हम 3 चीजों पे करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी पे, इसके बीटा आईसीजी लेवल्स पे, और उसके मेटास्टेसिस के ऊपर। ये 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसपे हम डिफरेंशिएट करते हैं इन्वेजिव, लोकली इन्वेजिव टू जो मेटास्टेसिस ट्यूमर है लाइक कोरियोकार्सिनोमा।
इसी तरह से प्लेसेंटल साइट जो ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है वो भी लोकली ही है, वो उनमें भी मेटास्टेसिस नहीं होते। तो इसलिए जो है वो इसमें डिफरेंशिएशन हम इन दो चीजों के ऊपर करेंगे। लेकिन हमारे पास अगर आती तो डेफिनेटली हम उसमें उसका अल्ट्रासाउंड जरूर करवाते। अल्ट्रासाउंड पे हमने जो डॉपलर फ्लो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें, जो पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे, और उसमें जो लोकली इन्वेजिव डिजीज होती है वो भी हमें उस पे अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाती है। अगर कोई मैस बन रहा हो तो वो भी हमें पता चल जाएगा। जो हम चेस्ट एक्सरे वगैरह जो करवाते हैं वो भी हमें पता चल जाएंगे। इसलिए ये सारी चीजें वो हैं, लिवर, लंग, किडनी, ये सब चीजें हैं जो कि हमें कोरियो की तरफ ले जाती हैं अगर उनके उनसे रिलेटेड सिम्टम्स हो, या उनसे रिलेटेड साइंस हो, या उनसे रिलेटेड कोई उनके डिसफंक्शंस हो। तो इस यहाँ से हम फिर हमारी डिफरेंशिएशन जो है वो उस पे बेस करती है। थैंक यू मैम। मैम अब जैसा इन पेशेंट का पूरा सिर्फ यूट्रस की इन्वेजन थी, अभी मेटास्टेसिस नहीं थे, चेस्ट वगैरह क्लियर थी, लेकिन यूट्रस की स्ट्रक्चर्स ऊपर भी थे। अगर चेस्ट क्लियर थी और उसमें कोई भी सारे एंड ऑर्गन टारगेट फंक्शन सब ठीक थे, वो भी ठीक थे जी मैडम। और बाकी बीटा ईसीजी लेवल्स उसके कितने थे ये भी डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि बाद दफा तो ये 500,000 तक चले जाते हैं ये बीटा ईसीजी लेवल्स कोरियो कार्सिनोमा में भी, जबकि लोकली इन्वेजिव जो हैं उनमें इतने बहुत ज्यादा क्रॉस नहीं करते। तो इसलिए अगर वो सारी चीजें थी तो फिर हम इसको लोकली इन्वेजिव ही कहेंगे, फिर हम इसको कोरियो में नहीं लेबल करेंगे, ठीक है। और ये डेफिनेटली परफोरेट कर सकते। देखो अब जैसे प्लेसेंटा इंक्रीटा की बात है, वहां भी तो ट्रोफोब्लास्ट ने इन्वेड किया मायोमीट्रियम को, और उसके बाद फिर जब ये सिरोजा तक जाता है, जब पर क्रीटा बन जाता है तो वो रप्चर भी कर जाती है यूट्रस। तो इसी तरह से ये लोकली इन्वेजिव जो इन्वेजिव मोल है, ये भी इसमें भी ट्रोफोब्लास्ट उसके अंदर चला गया और फिर आखिरकार उसने यूट्रस को परफोरेट कर दिया। तो ये वाला सिनेरियो उसमें भी इसी तरह से ही होता है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम ये प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी जो है ये नहीं समझा, ये पोस्ट इवैक्यूएशन देंगे कंप्लीट मोल के बाद अगर एचसीजी ज्यादा होगा? हाँ जी, इसको आप पहले, सबसे पहले तो आपने बेसलाइन बीटा ईसीजी लेवल भेजे, फिर आपने उसके सारे फंक्शंस वगैरह किए, ठीक है ना, सारी चीजें। क्योंकि देखो जो जब हम प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी भी देते हैं तो कुछ चीजें उससे पहले रूल आउट करनी बड़ी जरूरी होती हैं, क्योंकि हो सकता है आपको सिंगल उसके बीटा ईसीजी लेवल कम हो तो आप सिंगल एजेंट दें और सिंगल डोज दें। अमूमन सिंगल डोज तो नहीं, मल्टीपल डोजेज ही देनी पड़ती हैं, कम से कम 4 इंजेक्शन। तो जब आप ये देते हैं तो कुछ ना कुछ उसका लिवर फंक्शंस पे, WBC काउंट्स पे, ये सब चीजों पे फर्क पड़ता है। सो यू हैव टू गेट अ बेस लाइन वैल्यूज ऑफ इट एंड यू हैव टू रिपीट इट। फिर एक जब कीमोथेरेपी आप देते हैं 1 हफ्ते के बाद आप रिपीट भी कर रहे होते हैं, और अगर लेवल फॉल कर रहे हो तो आप बाद दफा डेली ऑल्टरनेट डे पे भी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसको जो है वो इसको फिर हमने उस तरीके से लेके चलना है। तो प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी में बेसलाइन सारे टेस्ट करवा के, बीटा ईसीजी करवा के, कंप्लीट इवैक्यूएशन करके, बीटा ईसीजी 48 घंटे बाद रिपीट करके गिव प्रोफाइलेक्टिक कीमोथेरेपी। थैंक यू मैम। ठीक है, चलें जी सुनीता, हम आपकी तरफ वापस आते हैं। मैम अब आप इसमें क्या करेंगी? जी मैम, मैं बिफोर काउंसलिंग ऑफ दिस पेशेंट आई विल डू हर फिगो स्टेजिंग of the patient, which parameter have to given to me, and according to FICO staging this is a low risk and its score is less than 7, so I will counsel the लेकिन patient। जो हम डिफरेंशियल की बात कर रहे थे तो वो डिफरेंशियल कैसे कंफर्म होगा? जो हमें किसी और ने शायद बताया कि पॉलीपॉइडल मैस था ऑन अल्ट्रासाउंड, वो हम कैसे पता करेंगे? क्या आप बायोप्सी नहीं करेंगी इसकी? मैं बायोप्सी करूंगी तो ब्लीड करेगी पेशेंट, मुझे ये तो है। फिर क्या करेंगे? बायोप्सी के बगैर कैसे पता चलेगा ये डीजेनरेटिंग पॉलिप है अलोंग विद कोरियो, या खाली कोरियो ही है और उसके नतीजे में मैस बन गया? दोनों चीजें हो सकती हैं। मैम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा के देखूंगी कोई डॉपलर फ्लो है या नहीं है, मतलब पिक्चर कैसी आ रही है, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ अल्ट्रासाउंड की पिक्चर रखी हुई थी, तो मैं इसका डॉपलर करवा के देखूंगी कि वेस्कुलरिटी है इस मास में, अपीयरेंस कैसी है, हमें उस पे मैलिग्नेंसी वाली दे रहे हैं या बिनाइन वाली दे रहे हैं। अच्छा, फिर सपोज डॉपलर आपके पास नहीं है, एग्जाम में आपने बताना है डॉपलर नहीं है, तो फिर? क्योंकि एग्जामिनर वैसे इसको किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है, डॉपलर बहुत हाई डॉपलर भी बता सकता है और एब्सेंट डॉपलर भी बता सकता है।
तो सपोज आपके पास ये रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? फिर मैं बायोप्सी करूंगी और इन्वॉल्व करूंगी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को, साथ में सीनियर कंसल्टेंट को भी, हेमेटोलॉजिस्ट को भी, एनेस्थेटिक को। इसकी हीमोग्लोबिन थी 8 ग्राम। जी ठीक है, मैम। और आपने अब बायोप्सी करनी है उस मैस की। देखो ऑस इज ओपन, एस वाज टोल्ड बाय योर एग्जामिनर कि ऑस ओपन है और उसमें आरपीओसीज फील हो रहे हैं, जो भी आरपीओसीज हैं जो या भी मैम एक चीज इस तरह से व्हाटएवर देखिए, टिश्यू आर बीइंग फेल्ट, तो उसमें 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 तो मेरा ख्याल है बायोप्सी लेना इतना मुश्किल प्रोबेबली नहीं है, बिकॉज आई थिंक एट दिस स्टेज यू आर नॉट प्लानिंग फॉर द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द मैस। यस मैम। आई थिंक ओनली सो, ऐसा मैम ही है रात या आप में ऐसी कंप्लीट रिमूवल दोबारा इसी पे करेंगे? हो रही थी कि बायोप्सी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम डिफरेंट सिनेरियो पे डिफरेंट व्यूज लेते हैं ना, कि आपने इस पे क्या बोला था, आपने इस तरह हाँ से, जैसे डिफरेंट लड़कियों थे, तो एक हाँ, लड़की ने कहा मैं बायोप्सी लूंगी, तो एग्जामिनर बायोप्सी लेते हुए पेशेंट ने ब्लीड कर लिया। वो तो तो क्या? डेफिनेटली वो तो एक पॉसिबिलिटी होती ही है, क्योंकि जी डॉपलर मैम। फ्लो हमें नहीं पता। ठीक है, ये चलो डॉपलर फ्लो अगर है भी तो डॉपलर फ्लो इज देयर। ठीक है, हम इसको जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि डॉपलर फ्लो पे उसका ब्लड सर्कुलेशन है, पॉजिटिव है। अब हीमोग्लोबिन 8 है और आप इसकी बायोप्सी लेना चाह रहे हैं। बायोप्सी लिए बगैर बात इसलिए नहीं बन सकती कि उसमें कीमो जो है कैसी देंगे मैम? वो बने, लेकिन आप बुलर उसको में क्या जैसे करें? स्कोरिंग नहीं करेंगे कि जैसे लेस देन 6 है तो हम सिंगल एजेंट दे दें इनको, या तो नहीं? फिर उसमें भी डेफिनेटिव डायग्नोसिस बायोप्सी से होना जरूरी है। हाँ, देखो वो जहां तक अगर मैम ये क्योंकि मैस जैसे ना हम होता, देखो मैम जैसे इसमें एक चीज है। हम अब अगर इसमें ये मैस वाली सिचुएशन आपने ना बताई होती, आरपीओसीज वाली सिचुएशन आपने ना बताई होती, जी मैम। तो इसमें टिश्यू डायग्नोसिस जरूरी नहीं था, क्योंकि उसमें कोई चीज, उसमें पहले तो ये होता था कि कोरियो की एक सस्पिशन है। सपोज इसमें मैस ना होता, सिर्फ बाकी यही सिनेरियो होता और बीटा ईसीजी इसका 12,000 होता, तो इसमें डीएनसी करना जरूरी नहीं था। आप इसी पे डायग्नोसिस बेस करके तो उसको स्टार्ट कर देते। लेकिन अब जब मैस इसमें आ गया और उसमें टिश्यू, कोई भी टिश्यू फील हो रहा है, वो आरपीओसीज है या पॉलिप है या ये कोरियो के नतीजे में कुछ बन गया, ये आपको नहीं पता, तो उस सूरत में आपका ये इस टिश्यू डायग्नोसिस जरूरी हो जाता है। अब डेफिनेटली अब हीमोग्लोबिन 8 के साथ आपने हीमोग्लोबिन को करेक्ट किए बगैर आप उस पे मूव कर गए फॉर टिश्यू बायोप्सी। तो ये चीज है जो आपको पहले करेक्ट करनी पड़ेगी। हीमोग्लोबिन को आपको ऑप्टिमम लेवल तक ले जाना पड़ेगा बिफोर टिश्यू डायग्नोसिस। जब मैस आ जाए तो फिर आपने टिश्यू डायग्नोसिस उसका करना है। ठीक है, और कीपिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस ब्लीडिंग इन माइंड, आप उसकी प्रेपरेशन सारी करोगे, हीमोग्लोबिन को ऑप्टिमाइज करोगे, ब्लड रेडी रखोगे, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होगी, क्योंकि देखो बीटा एसीजी लेवल्स आर नॉट वेरी मच रेज्ड, 12,000 है। वर्ड्स में तो लिखा हुआ है अगर आपका दोबारा कोई आरपीओसीज या मास आता है तो अगर लेस देन 5,000 उसका बीटा सी जो, तो आप उसे रिपीट मतलब एवोक्यूट या उसका कोई कर सकते हो, वरना आपने कीमोथेरेपी देनी है। लेकिन अब बात इसकी यही थी कि हम बायोप्सी लिए बगैर डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं इसका। हाँ, क्योंकि देखो जो अगर आपको क्लियरली एक मैस नजर आ रहा है, मैस नजर नहीं आ रहा, तो आप कोरियो का डायग्नोसिस बनाने के लिए डीएनसी नहीं करेंगे। पहले ये भी किया जाता था कि फिर भी डीएनसी की जाती थी कि टिश्यू डायग्नोसिस जरूरी है, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। बट इफ देयर इज अ मैस देयर, क्योंकि जैसे बाकी हम उसमें करते हैं जो बाकी मैलिग्नेंसीज में कि अगर ज्यादा बड़ा मैस है, ब्लीडिंग के चांसेस है, तो आप उसको कीमो या रेडियो पहले दे दो। लेकिन देखो इसमें आपने टिश्यू डायग्नोसिस बनाना है। हम बाकी जगहों पे भी टिश्यू डायग्नोसिस करते हैं और उसके बाद उसको डीबल्किंग करके कीमो या रेडियो से, तो फिर उसके बाद हम उसको डाउन साइज करके फिर हम उसके बाद उसकी सर्जरी करते हैं टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। तो इसमें जो है वो अगर आप जो टिश्यू आपको फील हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें बायोप्सी लेने, उतनी सी बायोप्सी लेने से ही कोई ऐसा मसला होगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखो जो अपेरेंटली जो एक चीज आपको फील हो रही है वो उसका टिश्यू डायग्नोसिस तो फिर लेना बनता है, क्योंकि आपने एक टिश्यू डायग्नोसिस कर लिया, फिर आपके लिए प्लान ऑफ मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि फर्ज किया उसमें कुछ और टिश्यू भी आ जाता है अलॉन्ग विद द कोरियो पिक्चर, तो डेफिनेटली आपकी फिर वो रिमूवल ऑफ दैट मैस डीजेनरेटिंग पॉलिप के साथ कोरियो तो कंबाइन कर सकता है।
और दूसरी चीज ये कि अब जैसे ये बीटा ईसीजी 12,000 है, तो जी मैम। इसमें कैसे ये नहीं हो सकता कि एक न्यू ऑनसेट प्रेगनेंसी हो, ये भी हो सकता है। तो मैम, टिश्यू अगर वो डायग्नोसिस मास नहीं होता, अगर वो हाँ? मास नहीं होता तो इसमें अगर मैस बायोप्सी नहीं होता तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका इन व्यू ऑफ द कैनन बॉल ओपेसिटीज, इन व्यू ऑफ द बीटा ईसीजी लेवल, आप सीधा सीधा उसमें कीमो शुरू कर देते, क्योंकि अब तो लंग मेटास्टेसिस है। मैम अगर ये नहीं मैस हो नहीं सकता कि होता उसकी तो पुरानी फिर आपको कोई डीएनसी मैम की जरूरत नहीं आरपीएससीज थी। जी हेलो। मैम इसी केस को अगर लें तो जिस तरह से ये प्रेजेंट्स कर रहे हैं कि पोलीपॉइडल मैस है, उसके साथ कैनन बॉल अपीयरेंस है, क्या वो पोलीपॉइडल मैस आरपीएससीज नहीं हो सकता, या अल्ट्रासाउंड हमने की अकॉर्डिंग टू द pictures हो गाइडलाइन सकती यही है। लेना अब है कि वही वो है ना, लेस ये देन थोड़ा 3 सा सेंटीमीटर ये नहीं हो। चूंकि वेग सी पिक्चर है, लेकिन एग्जाम में इसी तरह से आपको बोलना होता है। अब एक पॉलीपॉइडल मैस है, उसमें कोई आरपीओसीज हो तो सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि आप जब तक उसकी बायोप्सी नहीं करेंगे आपको कैसे पता ये आरपीओसीज ही हैं, या ये कोरियो के नतीजे में बना हुआ कोई मैस है, या ये कोई पॉलिप है जो डीजेनरेट कर रहा है और उसकी अपीयरेंस उस तरह की है। ये सारी चीजें वेग हैं जब तक आप उसकी, क्योंकि अगर ये डीजेनरेटिंग पॉलिप है, बाद दफा पॉलिप को भी तो कोई ना कोई वेसल फीड कर रही होती है और वो डॉप्लर फ्लो उसमें पॉजिटिव आ जाता है, तो उसमें तो उसका निकालना जरूरी है। और उसके साथ साथ आपने उसको, चूंकि ये बीटा ईसीजी पॉजिटिव हैं, कैनन बॉल ओपेसिटीज आपको नजर आ गए, तो कीमो तो आपने देनी ही देनी है। लेकिन व्हाट अबाउट दैट मैस, दैट हैज टू बी क्लियरली सॉर्टेड आउट। और वो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कीमो या रेडियो कीमो देने के बाद तो उसमें आप पता नहीं टिश्यू बायोप्सी करना मुश्किल हो जाता है, उसमें डीजेनरेशन ऑफ सेल्स शुरू हो जाती है, तो उसमें जो है वो फिर टिश्यू डायग्नोसिस बनाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कोई भी जब हम देते हैं कीमो या रेडियो डाउन साइज करने के लिए, उससे पहले हम टिश्यू बायोप्सी लेते हैं, जैसे ट्रू कट बायोप्सी होती है, फाइन नीडल एस्पिरेशन होती है, वो सब चीजें हम एक टिश्यू डायग्नोसिस को असर्टन करके फिर हम जाते हैं कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की तरफ, और इस केस में तो कीमोथेरेपी ही हमने देनी है। सो डू अ बायोप्सी फर्स्ट and then according to the biopsy report whatever it comes out, आपने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कीमो देनी शुरू कर देनी है। एंड what will be your counseling now? इसमें काउंसलिंग सेशन आप क्या करेंगे? Ma'am, I will counsel the patient regarding diagnosis after the biopsy. If the biopsy will come the choriocarcinoma, so I will counsel the patient regarding the diagnosis that this is a malignant condition, but it is treatable about 100% after her chemotherapy. So it's for this I will give the chemotherapeutic agent, and for this I will counsel the क्या हम patient. उसको कहेंगे कि ये 100% ट्रीटेबल है? जी मैम, ट्रीटेबल है, हाँ 100% है मैम, 100% ट्रीटेबल है ना मिथोट्रेक्सेट से पेशेंट एंड 95% तक। ओके। अगर देखो इसमें कैनन बॉल ओपेसिटीज भी आ गई ना, जी। यानी स्टेज 3, ये स्टेज 1 2 नहीं है, ये स्टेज 3 है, तो हम इसमें तकरीबन 95% तक हम उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट बताएंगे पेशेंट को। एंड ठीक है मैम, एंड आई विल काउंसल द पेशेंट दैट फॉर दिस शी शुड बी एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल, एंड बिफोर गिविंग दिस इंजेक्शन आई विल ऑप्टिमाइज हर ऑल baseline investigation including the hemoglobin, platelet counts वो and तो हमने बायोप्सी से पहले ही कर दी, क्योंकि ब्लीडिंग अगर शुरू होगी तो मुश्किल हो जाएगा। Okay, ma'am. And according to ma'am, FIGO scoring, it is put into the less than 7, so it is the low risk choriocarcinoma. So I will give her, आपने ma'am, लो रिस्क इसको कैसे बनाया? मैम क्योंकि जैसे इसकी एज लेस देन 40 है तो वो 0 स्कोर इसका आ गया है, और इसकी जो पहले अबॉर्शन हुआ है वो उसका 1 है, एंड 1 बीटा एचसीजी का भी आ रहा है, और 1 लंग में है तो वो भी 0 स्कोर आ जाता है, एंड आल्सो द लंग्स मास। में अगर होगा तो 0 आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। और अल्ट्रासाउंड में भी हमें एग्जैक्ट अभी मेजरमेंट नहीं पता, लेकिन 4 सेंटीमीटर का जैसे पोलापाइडल मास है तो वो उसकी भी 1 स्कोरिंग है, 1 to 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये अबाउट 5 बन रहा है, मैंने काउंट किया है। ओके ठीक है, तो ये लेस देन 6 बन गया, तो फिर अब आपका क्या होगा? कोर्स ऑफ मैनेज, मतलब इसमें पेशेंट, अभी तो हम पेशेंट की काउंसलिंग पे चल रहे हैं ना, जी तो लो स्कोर है, तो अभी आप पेशेंट की काउंसलिंग फिर और इस पे किस तरह से करोगे?
Ma'am, यही के I will give her, I will keep admitted in patient for 1 to 2 days, and I will give her methotrexate injection after inquiring her any allergy to the patient, and I will give 50 milligram of IM methotrexate, and after 30 hour I will give the folinic acid of 15 milligram oral. And I will keep admitted, observe the patient about any side effects of the drug, and then I will counsel the इसका patient. BMI कितना था? मैम BMI लिया ही नहीं था हमने एग्जाम में वैसे पेशेंट का। हाँ, BMI BMI जरूर पूछते हैं ना, BMI जरूर पूछते हैं, तो इसलिए कि इसमें जो डोज ऑफ मेथोट्रेक्साइड है बेसिकली दैट शुड बी बेस्ड ऑन द वेट, क्योंकि अगर आप कम उसमें देते हो तो वो सरफेस एरिया का मैम लिखा हुआ है, वरना आप वो मतलब मीटर स्क्वायर से देते हैं, वरना 50 मिलीग्राम IM लिखा हुआ है कि मतलब हाँ, patient 50 मिलीग्राम तो एक एवरेज है ना, 60 kg के वेट के पेशेंट में भी आप 50 मिलीग्राम देते हो, लेकिन जो थेराप्यूटिक डोज है वो 1 मिलीग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट। ओके ठीक है, हाँ जी। और मैम then I will keep admitted for 24 hours and observe the patient about condition, and if patient will be stable, I will counsel the patient that she can come, she can stay for 1 week into the hospital. I will give alternate day of the methotrexate, and before giving the methotrexate I will give her I will do her beta HCG report, that it is going to lower side or बीटा the ECG आप कब तो करोगे? मैम जैसे 3 वीक के अल्टरनेट डे पे देके उसके बाद मैं बीटा HCG कराऊंगी कि नेक्स्ट साइकिल की हमें जरूरत है या नहीं है उस पेशेंट की। जैसे अल्टरनेट डे पे मिथोट्रेक्सेट देते हैं और फोलिनिक एसिड भी सेकंड डे पे देते हैं ना पेशेंट को, तो उसके बाद वो 1 वीक का पूरा साइकिल देके देन आई विल डू हर बीटा HCG रिपोर्ट। साइकिल के कितनी देर बाद? मैम 1 वीक के साइकिल के कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट डोज जो हम देंगे ना 1 वीक के बाद उसमें दूंगी, फर्स्ट नेक्स्ट डोज देने से पहले हम बीटा HCG करवाते हैं इसमें। ठीक है, फिर And I will depend upon the beta HCG report if it is going lower side, and then I will continue her methotrexate, and when the beta HCG report will be normal, I will give again the 3 cycles of the methotrexate to the patient. अच्छा, नहीं इसमें बेसिकली जो अब आपका जो फॉलोअप होगा वो किस तरह से होगा? मैम वो डिपेंड करता है कि मेरी बीटा HCG रिपोर्ट अगर नॉर्मल आ जाती है पेशेंट की तो मैं 3 साइकिल्स देके फिर हमारी होगी कि 2 वीक्स के बाद हम पहले 1 वीक में करवाते हैं इसका बीटा HCG, देन आई विल रिपीट आफ्टर द 2 वीक्स, एंड देन ये पेशेंट कोरियो की पेशेंट है? जी मैम। ठीक है, कोरियो की पेशेंट जो है उसमें बीटा ECG आप 2 वीक्स के बाद नहीं, करवाओगे? पहले मैम 1 वीकली फर्स्ट 6 वीक्स करवाते हैं, अगर नॉर्मल हमें मिल गया हो पहले बीटा से हमने साइकिल दे दी उसका नॉर्मल हो गया कोरियो कार्सिनोमा का, देन आई विल डू हर वीकली बेसिस फॉर 6 वीक्स, then if it will be lower side then I will do 2 weekly for the 6th month, and then will be the monthly for then will be the week 2 weekly for monthly for first year and 2 monthly for the second year. नहीं, आपने 2 वीकली फॉर 6 मंथ्स बोला। 6 weeks पहले 6 हफ्तों नहीं, वीकली फॉर 6 वीक्स एंड देन 2 weekly for 6 नाइटली फॉर 6 month। फॉर 6 मंथ्स, इज इट सो? जी मैम, बुक्स में तो ऐसे ही लिखा हुआ। अच्छा, और then मैम monthly for first year and then 2 monthly for the second year। ठीक है, क्या सारे And फिर ऑडियंस इनके इस रिजीम के साथ करते हैं, वो एग्री करते हैं? मैडम ये समझाते हैं, बिल्कुल समझ नहीं लगी है। हेलो वैश्रम जी, कौन? हाँ, मुझे ना जरा आधे घंटे बाद फोन करना। सात बजे। हाँ ठीक, ओके ओके। हाँ जी, मैम कोरियो का तो अलग
लॉन्ग फॉलो अप होगा ना, हाँ, और उसके long अलावा ये follow-up होता है। हम बीटा ईसीजी करेंगे 6 वीक्स के लिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमने 6 मंथ्स करना है उसमें हम बीटा ईसीजी के साथ यूरिन पे आ जाएंगे, और फिर नेक्स्ट जो 1 मंथली हमने करना है वो हम एंड पर हम इसको सिर्फ यूरिन के थ्रू ही फॉलो अप करेंगे, यानी ब्लड नहीं करेंगे, बीटा ईसीजी नहीं करेंगे। वो देखो, लेकिन वो लाइफ डिपेंड लॉन्ग करता है follow-up होगा। क्योंकि जो बाद दफा यूरिन और जो सीरम के जो सैंपल्स हैं वो इतना मैच नहीं कर रहे होते, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस। तो इसलिए जो ज्यादा इसमें एग्जैक्ट जो प्रिसाइज बेसिकली एस्टिमेशन होती है, क्योंकि यूपी जो यूरिन सैंपल से करते हैं ना, समटाइम्स देयर कैन बी फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि उसमें जो टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं वो बाल दफा उसमें यूरिन में शो नहीं करती। इसलिए ज्यादा बेहतर हमेशा सीरम सैंपल्स ही होते हैं, अनलेस द सिचुएशन जो है वो ऐसी हो कि जिसमें आपको यूरिन के सैंपल के साथ करना जो है वो वही बात है ना कि हमारी, जहां तक हम अपनी पॉपुलेशन की बात करते हैं और अपने सेटअप्स की बात करते हैं तो वहां पे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, but the sensitivity and specificity of urine sample is less as compared to the serum samples. तो अगर तो आपके कोई उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ और ऐसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाले इशू नहीं हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर द सीरम टेस्टिंग रादर देन फॉर द यूरिन टेस्टिंग, क्योंकि वो आपको सही जो इसका एस्टिमेट है वो बताएंगे। अब जहां तक उसको वीकली या फोर्टनाइटली करने वाली बात है, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि उसके जो लेवल्स का डिक्लाइन है वो कितना बेहतर हो रहा है, यानी उसके जो बीटा ईसीजी के लेवल्स हैं वो कितने हैं, क्योंकि कम से कम 3 लेवल्स नॉर्मल आ जाएं तो फिर उसके बाद आप उसको मंथ 3 पे लेके जाते हैं, वो जब भी आए। और ये जो बाकी जो चीज होती है कि विद इन 6 मंथ जो है वो अमूमन कोरियो से ज्यादा कंप्लीट और इनकम्प्लीट मोल पे का ज्यादा सिनेरियो होता है कि 6 मंथ्स के लिए आपने फॉलो अप तब करना है जब वो बीटा ईसीजी लेवल्स 8 वीक्स के अंदर अंदर नॉर्मलाइज हो जाए। वो कोरियो पे अप्लाई वो चीज नहीं होती। यहाँ पे कोरियो पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग है दैट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल लेवल्स ऑफ बीटा ईसीजी, क्योंकि बीटा ईसीजी के लेवल 3 नॉर्मल भी हो गए, नॉर्मल होने के बाद भी हम इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म फॉलो अप करते हैं कोरियो के केसेस में, और एक खास तौर पे जो हमने कीमोथेरेपी से करेक्ट किए वो इसलिए कि इवन नॉर्मल बीटा ईसीजी होने के बावजूद एक ऐसा ट्रीटेड पेशेंट जो कोरियो कार्सिनोमा वाला था उसमें रिकरेंस के चांस 0.3% तक होते हैं कंप्लीट मोल के बाद। तो इसलिए उस रिकरेंस को चेक करने के लिए 0.3% भी चाहे है, फिर भी उस रिकरेंस को चेक करने के लिए हम इसका जो फॉलो अप चलाते रहते हैं। और उसके बाद अगर ये मतलब मैक्सिमम जो है वो 10 इयर्स के बाद फॉलो अप हम बंद कर देते हैं, लेकिन इन अ यंग पेशेंट जिन्होंने आगे कंसीव भी करना है उसमें अगर बीटा ईसीजी लेवल नॉर्मल हो गए और उसमें जो है वो कीमोथेरेपी के साथ हुए हों या नॉर्मली खुद ही, क्योंकि बाज कोरियो वाले केसेस ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली रिग्रेस भी कर जाते हैं बट द रेशो इज लिटिल, तो उसमें बीटा ईसीजी लेवल प्राइमरीली उन पेशेंट्स में कम होते हैं, अमूमन ज्यादातर लेस देन 5000। तो उन पेशेंट्स में कीमोथेरेपी के बगैर काम चल जाता है। अब वो पेशेंट जिनमें बीटा ईसीजी लेवल नॉर्मल हो गए उसमें तकरीबन 1 ईयर तक तो स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रासेप्शन करनी होती है, और बाज दफा ये 2 इयर्स तक भी टाइम पीरियड चला जाता है। तो यहाँ इसलिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अमूमन वीकली शुरू में चलती है, फिर उसके बाद फोर्टनाइटली जब ये लेवल नॉर्मल हो जाए, और 3 वीक्स में जो 6 वीक्स तक हम वीकली चलाते हैं उसमें हमें पता चल जाता है कि पैटर्न ऑफ डिक्लाइन ऑफ बीटा ईसीजी किस डायरेक्शन में जा रहा है। इट विल डिटरमिन द ऑनवर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग। लेकिन उसके बाद हम फिर फोर्टनाइटली करते हैं फॉर 6 मंथ्स एंड देन आफ्टर एवरी 3 मंथ्स फॉर अनदर 6 मंथ्स, और उसके बाद 6 मंथली फॉर 1 ईयर, और उसके बाद फिर ईयरली बेसिस पे चलता है। अनलेस द पेशेंट इज यंग एंड वांट्स टू कंसीव, उसको फिर हम अलाउ कर देते हैं आफ्टर 1 to 2 years टू कंसीव। और ऐसे पेशेंट में फिर हमें अगली प्रेगनेंसी के बाद भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है अबाउट द रिकरेंस ऑफ दिस कोरियो,
क्योंकि जो टर्म प्रेगनेंसी के बाद जो कोरियो डेवलप होता है उसका ज्यादा बुरा प्रोग्नोसिस होता है, वो ज्यादा, जो आप लोगों को पता ही है कि फिगो उसकी स्कोरिंग के हिसाब से भी ये है, इसके मैक्सिमम उसमें होता है, स्कोरिंग जो है वो चली जाती है, हाई रिस्क स्कोरिंग में चला जाता है अगर टर्म प्रेगनेंसी के बाद हो तो इसलिए ये इस तरह से इसको हमने चलाना होता है। अब और इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? मेरा ख्याल है हमने सारी ही मैम- चीजें तकरीबन डिस्कस कर ली हैं। मेंबर बैरियर मैम, मेथड क्या का करेंगे हमको आप? बोलेंगे जी मैम, बैरियर मेथड का तब तक कहेंगे जब तक वो हाँ, फॉलो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक बैरियर मेथड हम ना IUCD डालेंगे, ना हम उसको कॉन्ट्रासेप्टिव जो है पिल्स देंगे। जी Especially मैम, मैम, मेरे को इसमें आप- हाई रिस्क की बताएंगे, साइकिल हमें नहीं recurrence का समझ में आ बताएंगे। रही। जैसे जी हाई रिस्क हम जो देते हैं, जो हाई रिस्क के लिए जो मोर देन जिसका 6 स्कोर आता है, उसकी हाँ जी बेसिकली 8 डेज की साइकिल होती है ना, कि हमने 3 डेज तक एक देना है, फिर विनिक्रिस्टिन आपने 8 डे पे देना है, 8th डे हाँ पे जी हाँ देना जी है। तो हाँ जी फिर मैम उसका फिर हमने 1 वीक का गैप देना है या नहीं देना है उसमें? नहीं, उसको फिर हमने देना होता है गैप, बल्कि बाद दफा 2 वीक्स का भी हम गैप देते हैं। तो इसलिए उसमें जो है वो बेसिकली इसको जो हम देते हैं, ये तो ज़ाहिर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ ही होता है। यू मस्ट नो द रिजीम्स कि हमने इसमें रिजीम क्या देनी होती है। रिजीम में सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो एमाको के नाम से, जो एमाको आपको याद रखना आसान लगेगा कि इसमें जो है वो इसमें कौन कौन सी आपने मेडिसिन देनी होती है। तो ये चीज है, इसमें आप इसको सिर्फ रिजीम के हमने इसको कितने कोर्सेज और कितने इंटरवल के बाद, और उसमें फोलिनिक एसिड रेस्क्यू भी आपने देना होता है साथ के साथ, खासतौर पे जब हम मेथोट्रेक्सेट देते हो विच इज स्पेसिफिकली एंटीफोलेट। तो इसलिए जो है जहां भी आप मेथोट्रेक्सेट कंबाइन करोगे या एज अ सोल्ड एजेंट आप दोगे, वहां पे आप फोलिनिक एसिड रेस्क्यू देते हैं। तो बस इतना सा याद कर लें कि इसमें हाई जो वो है रिस्क है उसमें हम क्या देते हैं और लो रिस्क में हम क्या देते हैं। मैम, आपने बीटा एसएचजी का फॉलोअप बताया कि इनिशियली हम 6 वीक्स तक वीकली करते हैं और उसके बाद 6 मंथ्स तक 2 वीकली करते हैं। हाँ जी, मतलब ये हम कोरियो की बात कर रहे हैं, ठीक जी है, ये मैम। हम कोरियो की बात कर रहे हैं। जो कंप्लीट मोल वो आइडेंटिफॉर्म मोल है वो उनका फिर थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ठीक है। ठीक है। ये हम कोरियो की बात कर रहे हैं, कोरियो जिसमें एग्रेसिवनेस ज्यादा होती है, जिसके मेटास्टेसिस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। मैम, अगर गाइडलाइन देखें तो वो तो ये कहते हैं कि वंस ये नॉर्मल हो जाए तो आप यूपीटी पे शिफ्ट हो जाएं, लेकिन मुझे ये चीज अभी तक समझ नहीं लगी कि फिर जब वो कहते हैं कि राइजिंग ट्रेंड आए या स्टैटिक ट्रेंड आए या डिक्रीजिंग ट्रेंड आए, वो ट्रेंड हमें तो यूपीटी पे सारे कैसे यूपीटी पता पे तो चलता है? आप स्ट्रॉन्ग या वीक ही आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, उसमें क्वांटिफिकेशन तो नहीं कर सकते। मैम, यही यूपीटी में चीज सिर्फ ये है कि जैसे क्वांटिफिकेशन इवन यूरिन सैंपल पे भी हम उसको क्वांटिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर उसे बेहतर सीरम बीटा ICG नहीं है। ये तो एक बहुत एक समझो कि एक जैसे प्रेगनेंसी स्ट्रिप होती है उससे आप वो अंदाजा कर सकते हैं ब्लड सैंपल की बजाय। लेकिन क्योंकि किसी भी फ्लूइड में आपने किसी चीज की क्वांटिटी मेजर करनी है तो उसका तरीका तो होता है, आप डेफिनेटली कुछ एंटीबॉडी एसेस यूज करते हैं उसको क्वांटिफाई करने के लिए। तो बार दफा ऐसे भी होता है कि कभी कभी जो कि हाई डोज हुक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है कि जब बहुत ज्यादा बीटा ICG लेवल्स होते हैं, यानी 100,000 या 500,000 तक भी जब चले जाते हैं, और खास तौर पे जिनमें मेटास्टेसिस भी होती हैं, उनमें तो यूरिन टेस्ट में बाद दफा जो है वो उतने उसमें सीरम सैंपल्स में भी उतने आइडेंटिफाई नहीं होते, और बाद दफा यूरिन सैंपल में वो आइडेंटिफाई ही नहीं होते, यानी नेगेटिव आ जाता है, फॉल्स नेगेटिव यूरिन सैंपल्स। ऐसा तब होता है जबकि उसमें कुछ खास किस्म की एंटीबॉडीज होती हैं। ये 5 किस्म की एंटीबॉडीज होती हैं SCG की अगर हम देखें, यानी 5 तरह के आइसोफॉर्म एंटीबॉडीज होती हैं। तो उनमें कुछ एंटीबॉडीज ऐसी होती हैं जो कि किडनी से फिल्टर ही नहीं होती, जो किडनी के साथ बाउंड कर जाती हैं, तो उसमें यूपीटी या यूरिन सैंपल्स पे वो नेगेटिव आएगा। वी कैन नॉट मेजर जो है इसका ये जो HCG लेवल्स हैं ऑन यूरिन सैंपल। इसी वजह से कुछ ऐसे केसेस जहां पे हमें क्लियर कट पिक्चर लग रही है कि वो कोरियो हो सकता है, लेकिन यूरिन सैंपल पे नेगेटिव आए तो उसमें कॉन्कॉमिटेंट सीरम एंड यूरिन सैंपल्स टेस्ट किए जाते हैं।
और ये जो यूरिन अगर फर्ज किया ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज ऑफ कोरियो, बट सीरम सैंपल जो है उसमें बहुत कम आइडेंटिफाई हो रहा है ये बीटा ईसीजी लेवल्स, तो फिर आप सीरम को डाइल्यूट करके उसके टेस्ट करें, क्योंकि वो फिर जो एंटीबॉडीज एसेस के लिए यूज होती हैं वो बाउंड हो जाती हैं और वो एक्स्ट्रा जो मजीद होती हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। तो इसको हाई डोज हुक इफेक्ट कहा जाता है कि जिसमें फॉल्सली नेगेटिव, उसके फॉल्सली लो लेवल्स आइडेंटिफाई हो रही होती हैं बीटा ईसीजी के भी। ठीक है, तो ये बहरहाल जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैम हैं। इस केस में जैसे फिर मैस को बस देखेंगे अल्ट्रासाउंड से कि कितना रिग्रेस हो रहा है, जितनी हम साइकिल्स दे रहे हैं जो इस केस में आ रहा है पॉलीपाइडल मास। वो तो डिपेंड करेगा ना, देखो अगर तो वो कोरियो ही आ जाता है, प्योरली कोरियो ही है, तो फिर तो आप उसको उसके साथ करोगे। अगर फर्ज किया ये आ जाता है कोई जैसे पॉलिप टाइप, म्यूसिनस पॉलिप है, म्यूसिनस है, या फर्ज किया कोई फाइब्रोइड पॉलिप है, या आरपीओसीज आ जाते हैं, दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड, वो तो कोरियो से नहीं उसे कीमो से नहीं हल होंगे। नहीं वो तो नहीं होंगे, कोरियो बाकी इसको फिर इसलिए बायोप्सी की रिपोर्ट पे आप ये डिसाइड करोगे। अगर ये प्योरली कोरियो का ही मैस है तो फिर डेफिनेटली इट विल रिस्पॉन्ड टू जो है ये कीमोथेरेपी, एंड देन लेटर ऑन यू कैन एवैक्यूएट द यूट्रस, क्योंकि वो मैस तो निकालना जरूरी है। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलें जी, अब यहाँ पे मैम अगर ये डायग्नोसिस जी तो क्या फिगो स्कोरिंग मैडम 7 से इंक्रीज ही कर जाएगी? 7 से ऊपर तो वैसे ही हाई रिस्क स्कोर में आ जाता है ना, और अगर ये 13 से ऊपर चले जाए तो बहुत ही हाई रिस्क स्कोर, वो फिर एक डेंजरस स्कोरिंग में आ जाती है अगर 13 से 12 या 13 से ऊपर चला जाए तो। लेकिन अगर ये 7 से ऊपर है, 7 to 12, तो वो हाई रिस्क में आ जाता है, उसको फिर हाई रिस्क के प्रोटोकॉल के मुताबिक चलाना पड़ता है। मैम अगर मैं स्कोरिंग एज के अकॉर्डिंग आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, आपकी मैम आवाज। मैं कह रही हूँ जी, मैडम मैं कह रही हूँ डॉक्टर सुनीता ने जिस तरह की स्कोरिंग की है वो लेस देन 6 आ रहा है। हाँ, तो स्कोरिंग तो आपने स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से ही करनी होती है ना, उसमें बहुत सारी वो सारी चीजें जो स्कोरिंग सिस्टम का हिस्सा हैं वो आप सारी इसमें कंसीडर करते हो, क्योंकि स्कोर आप करते हो तो स्कोर के मुताबिक आपने डिसाइड करना है कि अब आपने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, सिंगल एजेंट से करनी है या मल्टी एजेंट थेरेपी आपने कीमो की देनी है, वो उस पर डिसाइड होगा। ठीक है, हेलो मैडम। हेलो। जी जी। अच्छा मैडम, यानी आपने जो इसकी मेन्यू बताई वो ये कि पहले हम इसकी जो है वो बायोप्सी लेंगे, देन फिर इसको कंफर्म करेंगे, देन कीमोथेरेपी, देन वी विल डू रीएवैक्यूएशन। हाँ जी, अगर ये कोरियो का है तो कोरियो का। लेकिन अगर फर्ज किया ये कोई पॉलिप है और उसके साथ कोएग्जिस्ट कर रहा है कोरियो, ठीक है, कोरियो के नतीजे में भी मैस बन सकता है, पॉलिप के साथ भी कोरियो कोएग्जिस्ट कर सकता है, हो सकता है ये न्यू इन ऑनसेट प्रेगनेंसी हो, उसके कुछ आरपीओसीज हैं, यानी ये पार्शियल मोल के साथ भी तो आकर कोरियो हो सकता है इन अप टू 5% ऑफ केसेस। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आ सकती हैं। अब अगर पार्शियल होता तो यकीनन उसमें हमें फीटल पार्ट नजर आ जाते, तो इस वजह से पार्शियल की पॉसिबिलिटी कम, लेकिन डीजेनरेटिंग पॉलिप अलोंग विद कोएग्जिस्टिंग विद कोरियो एंड मैस ड्यू टू कोरियो इटसेल्फ, ये दोनों की पॉसिबिलिटी इसमें जरूरत हो जाएगी। अगर अब दोनों सूरतों में, कोरियो की सूरत में तो इस मैस को भी हमने जाहिर है वैक्यूएट करना ही है, लेकिन आफ्टर गिविंग सम कोर्सेज ऑफ कीमोथेरेपी। लेकिन अगर ये पॉलिप है तो पॉलिप को तो आप पहले ही निकालोगे, ठीक है, पॉलिप को तो आप निकाल देंगे, क्योंकि देखो जितना कम मैस होगा उतना ही वो जो मेथोट्रेक्सेड है वो उतना ही इफेक्ट करेगी ऑन द लोकली मल्टीप्लाइंग ट्रोफोब्लास्ट, और यूट्रस के अंदर से फिर वो एक्स्ट्रा मैस निकालना जरूरी है ताकि वो ड्रग उस प्रॉपर कंसंट्रेशन में एक्टिवली मल्टीप्लाइंग ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू तक पहुंच के उनको डिस्ट्रॉय कर सके। इज इट क्लियर? मैम जी जी। मैम मुझे बता दें, अगर एक पेशेंट हमारे पास आती है, भले वो पार्शियल मोल है, पेशेंट को कोई साइन सिम्टम नहीं है कि उसने कोई कोरियोकार्सिनोमा डेवलप की है, तो उसकी जो हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं फिर हम उसमें एक्सरे तो नहीं करवाए ना, क्योंकि जब उसमें साइन सिम्टम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, हम इसको कैसे हाँ, एग्जामिन? नहीं फिर जरूरत नहीं है, फिर जरूरत नहीं है, लेकिन कंप्लीट मोल में आप हमेशा करवाते हो। ठीक है मैम, भले उसको कोई साइन सिम्टम ना हो फिर भी करवाएं। हाँ, फिर भी हम करवाते हैं, कोरियो में हम जरूर करवाते हैं, उसमें कंप्लीट मोल में जरूर करवाते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, चलें जी, अब यहाँ पे अमेंड करें। आई होप अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या पढ़ना है?
मैम प्रेगनेंसी विद ब्रेस्ट कार्सिनोमा कर ले, हमारे कार्सिनोमा का मॉड्यूल फिनिश हो जाएगा। चलो ठीक है, हाँ ये भी कार्सिनोमा में और तो नहीं कोई चीज ऐसी रहेगी जो हमने डिस्कस ना की हो? आई वांट टू कंप्लीट इट फर्स्ट। मैडम एक हमें ना वो बहुत तंग करती है मैम, क्या? सिन वगैरह, और क्या जो चीज? न्यू मैडम जो सर्वाइकल कार्सिनोमा में सिन प्रोटोकॉल है ना अकॉर्डिंग टू द एनएचएस है तो बहुत लंबे हैं, सर्वाइकल लेकिन कार्सिनोमा तो बेटा हमने डिस्कस कर लिया हुआ है कंप्लीटली। मैडम फिर मेरा मिस हो गया। चलो मैं वो फिर पुरानी क्लासेस देख हाँ रही वो हूँ। फिर पुरानी क्लास में से वो हमने सारा कर लिया हुआ है, पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है, लेकिन कोई और तो नहीं, कोई मेलिग्नेंसी वाला रह गया टॉपिक? नहीं मैम वल्वल वेजाइनल तो कर लिया है, फिर अगर सर्वाइकल हो गया है, जीटीएन भी हो गया सर्वाइकल भी हो तो गया, वल्वोविजाइनल भी हो गया, ओवेरियन भी हो गया, यूट्राइन भी मेरा ख्याल है शायद अभी आजकल फ्रेश तो नहीं हुआ यूट्राइन। ठीक है तो लेकिन ब्रेस्ट ये तो एक छोटी सी चीज है, वो तो आधे घंटे में भी कवर हो जाएगी, वो तो कोई इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है। मैम लास्ट टाइम सर्वाइकल कार्सिनोमा विद प्रेगनेंसी आया था ना, जुलाई के आया था हमने, हाँ हाँ, उसमें तो मेरा ख्याल है वो भी हमने शायद डिस्कस कर लिया था, ये भी ओके हमने उसके साथ ही डिस्कस किया था सर्वाइकल कार्सिनोमा का, ओके। विद प्रेगनेंसी भी हमने डिस्कस किया था। मैम फिर हम ब्रेस्ट कार्सिनोमा के साथ हाइपरप्लेसिया एंडोमेट्रियम का कर लेते हैं, और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा अगर फ्रेश नहीं हुआ तो उसके सेपरेट अगर आप विलिंग हैं तो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको देख लेंगे, उसको किस तरह से उसको कवर करना है। ठीक है चलो, ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके। मच। ओके थैंक यू मैम।